उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया दौरे का आज अंतिम दिन। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के साथ ही 8 भागीदार देश भी होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। 74% से अधिक मतदान। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप के झटके। नेपाल में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई तीव्रता। जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने कसी कमर। भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की सूची की जारी। वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में आज मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। बारिश के कारण मैच बाधित होने की स्थिति में रखा गया रिजर्व डे। शिव थापा ने जॉर्डन में एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए कुल 12 पदक जीते। और ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली रानी वेलु नचियार की कहानी इस बार देखिए स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा में दूरदर्शन पर आज सुबह 9 बजे प्रसारित होगा यह कार्यक्रम। नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कंबोडिया की यात्रा पर हैं। उपराष्ट्रपति आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार यानी भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। इससे पहले कल कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में 19वां आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सभी देशों ने मिलकर आतंकवाद और वैश्विक अपराध रोकने का संकल्प व्यक्त किया। आसियान के सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया के साथ भारत इस विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन का हिस्सेदार है। 19वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन आसियान भारत संवाद साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया है। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री सुरक्षा और सुरक्षा नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में आसियान के सदस्य देशों के नेताओं के साथ भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए और उभरते क्षेत्रों में साझेदारी की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की मजबूती के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। इस बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच हुई बातचीत के दौरान 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें संस्कृति, वन्य जीवन और स्वास्थ्य के क्षेत्र शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में 74% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। इसके साथ ही 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवारों का चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गया है। दून सीट पर सबसे अधिक 85.2%, जबकि शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ।
2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान फीसद 75.57 था। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजधानी शिमला से लेकर प्रदेश के ऊंचाई वाले बर्फ से ढके स्पीति तक लोगों ने सर्दी के बावजूद नई सरकार को चुनने के लिए मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। नेपाल में कल शाम आए भूकंप के कारण दिल्ली और उत्तर भारत के कई हिस्सों में झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से घबराए लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर निकल आए। इससे पहले शाम 4:25 पर उत्तराखंड में भी भूकंप आया था। जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश भूकंप का केंद्र था। रिक्टर पैमाने पर 3.4 तीव्रता दर्ज की गई थी। बीते मंगलवार को भी दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में देर रात भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त भी भूकंप का केंद्र रहे नेपाल ही था और तब इसमें डोटी जिले में एक घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी। गुजरात में अगले महीने 1 और 5 तारीख को विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में चुनावी हलचल अपने चरम पर है। ऐसे में कांग्रेस ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नाम दिया गया है जन घोषणा पत्र। लेकिन कांग्रेस को पीएम पर दिए अपने एक बयान के लिए किरकिरी का भी सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज होती जा रही है। शनिवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने गुजरात कांग्रेस के पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी का जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। इस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए कई वादे किए गए हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि गुजरात के मतदाता उसके वादों पर विश्वास करेंगे। गुजरात सरकार से मैं कहना चाहूंगा, चुनाव में आपको तकलीफ आ गई है, आंधी चली आपके खिलाफ में है। अभी गुजरात में जनता में आक्रोश है, सब मुद्दों को लेके आंधी चली है और कांग्रेस सरकार बनाएगी 1 to 5 जो मिशन रखा है अध्यक्ष जी ने वो पूरा होगा। ये मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से जो ये भ्रमित कर रहे हैं वो भ्रमित होने वाले नहीं लोग। घोषणा पत्र जारी होने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधुसूदन मिस्त्री ने पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका भाजपा ने जोरदार पलटवार किया। भाजपा ने याद दिलाया कि कांग्रेस के नेता पिछले गुजरात चुनाव में भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग कर रहे थे। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने अपना असली चेहरा और चरित्र दिखाया है और जिस प्रकार की उनकी संभ्रांतवादी, परिवारवादी और एलिटिस्ट मानसिकता है, उसके तहत कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सबसे खास नेता मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री को कहा है कि वो उनकी औकात दिखा देंगे। बार बार कांग्रेस पार्टी ने 80 से ज्यादा गालियां प्रधानमंत्री को, उनके गरीब पृष्ठभूमि को, उनके समाज को और उनके परिवार को दी है। इस बीच उम्मीदवारों की घोषणा का सिलसिला भी जारी रहा। भाजपा ने अपनी दूसरी सूची जारी की, जिसमें 6 नाम हैं। पार्टी ने धोराजी सीट से महेंद्र भाई पाडलिया, खंभालिया से मुलू भाई बेरा, कुतियाना से ढेलीबेन मालदेभाई ओडेदरा, भावनगर पूर्व से सेजल राजीव कुमार पांड्या, डेडियापाड़ा सुरक्षित से हितेश देवजी वसावा और 84 विधानसभा सीट से संदीप देसाई को उम्मीदवार बनाया है। भाजपा गुजरात के लिए अभी तक 166 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। उधर अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने का क्रम भी जारी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 15वीं सूची जारी की। इसमें 3 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी अब तक अपने 177 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। ध्यान रहे कि गुजरात विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। चुनाव का पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है।
316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। वहीं कांग्रेस ने कल 9 उम्मीदवारों की एक अन्य लिस्ट जारी की। निर्वाचन आयोग चुनाव में धन बल का इस्तेमाल रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में 126 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा ने 9 पूर्व महापौरों, 52 पूर्व पार्षदों, विधानसभा चुनाव लड़ चुके 3 उम्मीदवारों, 2 राज्य पदाधिकारियों, 4 जिला अध्यक्षों और 3 डॉक्टरों को चुनावी मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार रात अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 117 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 134 नामों की घोषणा की गई थी। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर एक बार बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सफर जो संस्था है उसके मुताबिक दिल्ली में AQI 320 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति माना जाता है। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे कुछ जगहों पर जलभराव हो गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद डैम से पानी ओवरफ्लो हो गया। बीते कई दिनों से बारिश के बीच तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल बंद हैं। राज्य में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर दी हैं। इस साल चेन्नई में भारी बारिश से पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित SBI की मुख्य शाखा में पेंशनर्स के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को लेकर अभियान चलाया गया। इसके तहत पेंशन लाभार्थियों को जानकारी दी गई। विशेष शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये एक लाइफ सर्टिफिकेट का एक कैंपेन हमने शुरू किया है। दरअसल बात यह है कि जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है, लाइफ सर्टिफिकेट, ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं जितने भी पेंशनर्स, और हमने कोई दूसरी शादी नहीं की है और हम कोई दूसरा काम नौकरी नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने ये एक कैंप यहाँ दिया और इस कैंप में ये पता चला कि किस तरह से ये सब कुछ हम डाउनलोड कर सकते हैं। बाहर हमें करीबन 2 घंटे 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब यहाँ करीबन मेरे ख्याल में 1 मिनट से कम ही समय में ये हो गया। जम्मू और कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में हज़ारों की तादाद में सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैं, जिनको इस महीने और अगले महीने में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है पेंशन रिसीव करने के लिए। इसको फैसिलिटेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज का ये फंक्शन यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके एक ऐसा सिलसिला बनाया कि डिजिटल सर्टिफिकेट 1 मिनट से भी कम में उनको मिल जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा फंक्शन रहा है। उसके अलावा और पेंशन से मुतल्लिक जो भी इनके
पेंशनर्स की मुश्किलात है उसके उनको हल करने के लिए भी यहाँ डायरेक्टर मिनिस्ट्री से आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च करी है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। सभी पेंशनर्स को नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो डीएलसी लॉन्च किया गया 2014 में और लास्ट ईयर बहुत लोगों ने बहुत सक्सेसफुली डीएलसी अपना किया, 20 लाख प्लस लोगों ने अपना किया। नवंबर 2021 में ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS he has launched face authentication technology for digital life certificate. So this year department has launched nationwide campaign where all ministries and departments will do campaigns and camps all throughout India. एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया उन प्रमुख लोगों में से एक थे जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान बड़ी भूमिका निभाई थी। वो अप्रैल 2024 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 2015 में भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मिस्र में एक मिनी बस के पलट जाने से 19 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। यह हादसा उत्तरी नील डेल्टा क्षेत्र में हुआ। मिनी बस खराब स्टीयरिंग व्हील के कारण एक नहर में गिर गई। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सेना ने खैरसोन छोड़ने से पहले शहर में कुछ अहम बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि स्थानीय अधिकारी ने शहर में हालात को सामान्य बनाने में जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने खैरसोन क्षेत्र के आसपास 60 से अधिक बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। रूसी मीडिया ने दक्षिणी यूक्रेन के खैरसोन में नोवा काखोवका बांध में विस्फोट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में खैरसोन शहर से रूसी सेना की वापसी के बाद बांध को हुए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर विस्फोटकों के जरिए बांध को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बांध को हुए नुकसान को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। और यहां रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अब बात क्रिकेट की। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच MCG के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक बार T20 विश्व कप का खिताब जीत चुकी है। ऐसे में दोनों की नजरें दूसरी बार इस खिताब पर अपने नाम की मुहर लगाने की होगी। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में दो ऐसी टीमें ICC T20 विश्व कप के फाइनल में सामने हैं, जिनके यहां तक पहुंचने की उम्मीद शायद ही क्रिकेट के जानकारों ने भी लगाई होगी। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने मैच दर मैच अपनी कमियों को दूर कर फाइनल का रास्ता तय किया और अब T20 विश्व कप पर कब्जा जमाने के लिए आखिरी वार के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में लौटना है। यही नहीं, इस टीम का मध्यक्रम भी अच्छे रंग में आ गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को सिडनी में सेमीफाइनल में जिस तरह से हराया, उससे इस टीम के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में फाइनल में भी टीम को अपने इस डिपार्टमेंट से बड़ी उम्मीद रहेगी।
मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उनके साथ हमारी सीरीज भी हुई थी और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई थी। बिल्कुल जोस और एलेक्स हेल जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट दें कल के मैच में। और जिस तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पर रहें और जो हमारी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करें। उधर इंग्लैंड की बात करें तो इस टीम ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया। खासकर कप्तान जोस बटलर जिस तरह से रंग में दिखे उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। फिर एलेक्स हिल्स ने भी शानदार खेल दिखाया था। इंग्लिश टीम की ताकत गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही है। खासकर इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई अंत तक जाती है, जो इंग्लिश टीम को मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे रखती है। Yeah, we've played against them a lot recently, but of course in very different conditions. I think that's probably the main factor about, even though we've played each other quite a few games here at Melbourne, it's going to be a different game to the series obviously in Pakistan. So that we know we're up against an excellent team. That's exactly what you expect in a World Cup final, and we'll focus on them a little bit and focus on us a lot and what we need to do to prepare well today to turn up tomorrow and give the best account of ourselves. इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 विश्व कप में वैसे अब तक 2 बार एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, जहां दोनों बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। लेकिन आंकड़े प्रदर्शन के सहारे ही सामने होते हैं और अब जबकि खिताबी जंग है तो दोनों ओर से प्रदर्शन की कसौटी पर खुद को उतारने का जुनून फाइनल को रोमांच से भरेगा। उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद दोनों ही टीमें विश्व कप से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जो प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगा वही टीम सिरमौर होगी। एमसीजी के फुल हाउस में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एमसीजी से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। स्टार भारतीय मुक्केबाज शिव थापा ने 2022 ASBC एशियाई एलीट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में शिव ने पुरुषों के 63.5 किलोग्राम फाइनल में उज्बेकिस्तान के रुस्लान को हराकर रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में शिव थापा का शानदार प्रदर्शन रहा है। उन्होंने अब तक 6 पदक अपने नाम किए हैं। इस जीत के साथ ही शिव ने 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। उनके पिछले 2 रजत पदक 2017 और 2021 में आए थे। वे 2013 संस्करण में भी विजेता रहे थे। 2015 और 2019 में उन्होंने कांस्य पदक हासिल किया था। इस प्रतियोगिता के मौजूदा संस्करण की बात करें तो भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 12 पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। दक्षिण कोरिया में चल रहे 15वें एशियन एयर गन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। शनिवार के दिन खेले गए महिलाओं के 10 मीटर यूथ एयर राइफल इवेंट के तीनों पदक भारतीय निशानेबाजों के नाम रहे। प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक पर युक्ति राजेंद्र ने निशाना साधा। रजत पदक गौतमी के नाम रहा, जबकि कांस्य पदक पर भारत की ही हेजल ने अपना कब्जा जमाया। दूसरी ओर पुरुषों के 10 मीटर यूथ एयर राइफल स्पर्धा में भारत के माने पार्थ राकेश ने स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक स्वराज का आज का अंक रानी वेलु नचियार पर आधारित है। उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वेलु नचियार रामानाथपुरम राज्य की राजकुमारी और राजा चिल्लामुतुहु विजय रघुनाथ सेतुपति और रानी शक्तिमुथुल सेतुपति की एकमात्र संतान थी। रानी वेलु नचियार युद्ध हथियारों के उपयोग के साथ साथ वलारी, सिलंबम, घुड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थी। इनकी बहादुरी और त्याग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप स्वराज की जो नई कड़ी आज सुबह 9 बजे और पुनः इसका प्रसारण रात 9 बजे डीडी नेशनल पर किया जाएगा, तो आप वहां पे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। अभिनेत्री जूही चावला का आज बर्थडे है। कयामत से कयामत तक, डर, हम है राही प्यार के जैसी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुकी जूही चावला के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़े चलते हैं जूही चावला पर फिल्माए कुछ बेहतरीन गानों के साथ, गीतों के साथ। आप इन गानों का आनंद लीजिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
समाचार